शादी से पहले जब मेरी एंगेजमेंट हो रखी थी उस समय ही मेरे को जेल जाना पड़ा। साहब मैंने तो सत्ता से भी लड़ा, सिस्टम से भी लड़ा और हालात से भी लड़े। रिश्तेदार से गाड़ी मांगी तो उनने मना कर दिया। 25-25 लाख की गाड़ी घर पे खड़ी है, कोई चलने वाला नहीं है। और अब तो स्थिति है कि 2 साल से मैं खुद छठ पूजा करता हूँ। आप अमेरिका चले जाइए, स्विट्जरलैंड चले जाइए, आज हर देशों में मतलब छठ पूजा का मतलब धूमधाम ऐसा हो गया है कि हमारे राजपूत समाज में भी गरीब तबके के लोग हैं तो उनको भी तो आरक्षण मिले। अभी 15 नवंबर को एक कार्यक्रम रखे हैं जिसमें क्या है कि हमारी 10 मांगे हैं और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करके पूरे आगरा को जाम कर दिया। 6-7 में जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो भी स्मैक के आदी हो गए हैं। कि जीवन के संघर्षों पे कोई फिल्म बने तो उसका नाम आपके हिसाब से क्या होगा? कहते हैं कि लड़के जो है कितनी भी मुश्किल आ जाए फिर कुछ भी हो जाए हम अपने पिता से गले मिल के कुछ कह नहीं पाते। वो अपनी सगी बहन के नहीं होते। 99% घटना में देखेंगे तो मियाँ मुस्लिम क्या लड़का होता है और हिंदू लड़की होती है। और आजकल की हमारी बहनें भी उन्हीं के पास उनको ज़्यादा सही लगता है। वहाँ जाओ और पता चले अपनी हिंदू बहनी वहाँ पर चिपकी हुई है, क्या करोगे आप? लोग करनी सैनिकों को छोड़ दे, फिर देखो आप तो भैया क्या है पूरे लव जिहाद को खत्म करा देंगे। जो ठेकेदार हैं उनको पकड़ पकड़ के मारेंगे। मैं तीसरा सारे को पाखंडी मार। आश्रम मूवी आई थी, रहना है तेरे को इस देश में रहने तो जा पाकिस्तान। मोदी जी के बाद कौन? तुम्हें योगी आदित्यनाथ जी को। लोगों के मुंह से सुनते हैं कि हमारे देश की राजनीति पूरी तरह से भ्रष्टाचार से भरी हुई है और इसे सुधारना है तो इसके बीच में जाना ही होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हम इंडस टुडे के इस विशेष पॉडकास्ट में। किसे पता था कि बिहार के मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव से निकला एक नवयुवक एक दिन मध्य प्रदेश के करणी सेना का प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष होगा। जी हां, आज के हमारे पॉडकास्ट के विशेष अतिथि के रूप में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान आशु सिंह जी, जिन्होंने समय समय पर आरक्षण एवं गौ माता को उसका सम्मान दिलाने की लड़ाई में परस्पर अपना सहयोग देते रहे हैं। कभी लव जिहाद के खिलाफ की लड़ाई में सीना तान कर खड़े रहे तो कभी लोगों को उसका हक दिलाने के लिए रात रात भर कशमकश भी की। तो आइए आप और हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश करणी सेना के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष श्रीमान आशु सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है भैया। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस आप सभी का आशीर्वाद है और माता रानी की कृपा है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चूंकि आप करणी सेना के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, हम जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये करणी सेना है क्या और इसका कार्यशैली किस प्रकार से है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, हर समाज अपने अपने को संगठन के नाम पे, जैसे आप देखेंगे ब्राह्मण में ब्राह्मण महासभा, ओबीसी में ओबीसी महासभा, SC ST वाले भीम आर्मी करते हैं। तो हमारे जो राजपूत संगठन है तो उन लोगों ने और हमारे कुछ मार्गदर्शक राज सिंह शेखावत जी हो गए, गोगा मैनी जी थे, सुखदेव दादा थे, ये सब लोगों ने मिलकर एक करणी सेना की स्थापना की जी, जिससे कि हमारे समाज के लोगों को, जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको एक क्या है प्लेटफॉर्म पे, एक जाजिम पे बैठाया जाए। मैंने करणी सेना का मुख्य जो एजेंडा आप समझेंगे यही था। आपने अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण गांव से की थी। उस वक्त क्या कभी सोचा था कि एक दिन मैं प्रदेश का कार्यकारिणी अध्यक्ष होऊंगा? मैं बिल्कुल नहीं सोचा था। बस ये था, कुछ करने का जुनून था। जब छात्र राजनीतिक से जुड़ा, जब मुजफ्फरपुर में मैं 10वीं पास करके 12वीं में आया तो वहाँ पे एक छोटे से कॉलेज से मेरी शुरुआत हुई जी। वहाँ भी मैंने छात्र राजनीति करी। जब वहाँ से भोपाल आए तो यहाँ पे भी कुछ करने के साथ साथ में राजनीति करना भी मेरे को शुरू से, और युवाओं को जोड़ना जी शुरू से रहा और मेहनत करते रहे। और आज मेहनत का है, माँ करनी का आशीर्वाद है कि सब चीज़ें हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आप जब उस चीज़ को देखते हैं तो कैसा एक महसूस क्या होता है? क्या अगर आप जब पीछे की कहानी को देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा संघर्ष होगा इस चीज़ पे, अगर उस पर हम थोड़ा सा बात करें, आप चाहें कुछ बताना चाहें तो। देखिए, अब तो ये लगता है कि अब आज ऊपर वाले का असीम कृपा से अपन इतने मजबूत हो गए हैं कि हमारे साथ जो युवा जुड़े हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ राजपूत समाज ही, हमारे साथ सभी वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण भी जुड़े हैं, लाला भी जुड़े हैं,
कुछ ऐसे हैं कि मोमेडियन भाई भी जुड़े हैं। मैं सबको लेकर के सबको चीज़ों को वो करके, और युवाओं के लिए मेरा तो विशेष वो है कि युवाओं को कैसे क्या जोड़ना है, मेरे फोकस में रह रहता है। चलिए, हम देखते हैं कि संघर्षों के दिनों में आपके जीवन में वो कौन सा पल था जब लगा हो कि अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा, छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको वो एक बात, एक वो आपकी दृढ़ संकल्प जो आपको ये महसूस कराती हो कि नहीं, डटे रहना है, मुझे कुछ करना है, ऐसा कुछ है? देखिए, परिस्थिति 2022 में आई, जब हम संघर्ष से धीरे धीरे ऊपर हो रहे थे। अच्छी हमारी क्या है, सारी व्यवस्थाएं हो गई थी। तो उसमें कुछ हमारे ही मित्र थे, कुछ हमारे दोस्त थे, कुछ ऐसे थे जिनको मैं भाई भी माना, उनको बहन भी माना, उनकी मैंने हर एक व्यवस्थाएं मैंने देखी। लेकिन उसी बीच में कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण मेरे को जेल भी जाना पड़ा। जेल जब गए, उस स्थिति में कुछ हमारे ऐसे परिवार के ही लोग थे, कुछ रिश्तेदार भी थे, कुछ नातेदार भी थे, कुछ दोस्त भी थे। तो उन्होंने कब ये मतलब मदद करने की तो छोड़िए, मतलब उनका यही था कि अब आशु सिंह तो चले गए, तो भैया उनकी कैसे क्या व्यवस्था होगी। तो उनने एक ही चीज़ सोचा कि और इनको कैसे डुबा दिया जाए। लेकिन माँ करने का आशीर्वाद, और अपन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो फिर वहीं से निकले, बड़ी भी हुए केस से। और आज स्थिति ये थी कि जो हमारे रिश्तेदार नातेदार, चाहे दोस्त यार बंधु जो भी थे, आज मैं बोलूँगा कि वहीं के वहीं है वो। लेकिन आशु सिंह आज के डेट में स्थिति है कि उस समय तक तो मेरे पास कोई पद नहीं था। उसके बाद मैं क्या है, करनी सेना में आया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय इंदल सिंह जी राणा और हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा, ये दोनों का ऐसा रहा आशीर्वाद। मैंने करनी सैनिक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करी। वहाँ से उनने भोपाल ऐसे राजधानी में उनने एक जिला अध्यक्ष का पद दिया। वहाँ से मैंने काम करना शुरुआत की। वहाँ से फिर मेरे को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके कुछ दिन के बाद ही पूरे मध्य प्रदेश में जो करनी सैनिकों की जो नियुक्ति होती है, उसका मेरे को प्रभारी बना दिया गया। और आज माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। क्या बात है। अच्छा, अब जब आप पीछे मुड़ के देखते होंगे तो काफ़ी सारे ऐसे संगी साथी होंगे, काफ़ी सारे ऐसे आपके मित्र होंगे जो अब भी आपके साथ खड़े हैं, और कुछ लोगों ने साथ छोड़ा भी। तो ऐसे कौन से वो लोग हैं जो शुरुआत से लेकर अब तक ही आपके साथ वैसे ही कंधे से कंधे मिला कर चल रहे हैं, और आपको आज इस मुकाम पर लाने में उनका भी एक बड़ा हाथ है? देखिए, विशेष करके हमारे दो बहुत चहेते रहे। एक तो अभिषेक, जिसका घर का नाम बिट्टू है, वो हमारा छोटा भाई, वो सगा छोटा भाई तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और एक है हिमांशु गिरी, वो है तो ब्राह्मण, लेकिन हमारे लिए हमेशा इस दोनों ने हमारी बुरी परिस्थिति में हमेशा खड़ा रहा है। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि हमेशा जब भी मेरे को मौका मिलेगा तो इस दोनों के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। और साथ में हमारी धर्म पत्नी भी थी, जिससे शादी से पहले जब मेरी इंगेजमेंट हो रखी थी, उस समय ही मेरे को जेल जाना पड़ा। सारे रिश्तेदार नातेदारों ने उन पर दबाव बनाया कि शादी कैंसिल कर दो, लेकिन वो भी डटी रही। तो मैं मानता हूँ कि उसका भी बहुत बड़ा सहयोग है मेरे लाइफ में। देखिए, बिल्कुल, ये कहा भी जाता है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। बहुत अच्छी बात है कि आज आपके साथ वो लोग खड़े हैं और उसी की वजह से आप इतने बड़े मुकाम पे हैं। अच्छा आशु जी, आपने अपने जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई किसके साथ लड़ी? सत्ता के साथ, या फिर सिस्टम से, हालात से, या फिर खुद से? देखिए साहब, मैंने तो सत्ता से भी लड़ा, सिस्टम से भी लड़ा और हालात से भी लड़े जी। अब तो लड़ाई लड़ने की आदत सी हो गई है। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है क्या, जब लगा हो कि कुछ ऐसा, कोई अभी भी आप उसको देखते हैं तो एक कहानी याद आती हो? नहीं, ऐसा तो जिंदगी में बहुत सारे घटनाएं आई। बस ये है कि कभी कभी स्थिति ये थी कि मेरे को शुरू से ही गाड़ी का बहुत शौक रहा। तो कुछ हमारे ऐसे रिश्तेदार भी थे, उनके पास बहुत पहले से गाड़ी हुआ करती थी जी। तो उस समय हमारे चाचा जी हैं मुकेश कुमार सिंह, हमारे मतलब पिताजी, हमारे दो भाई हैं जी। तो हमारे जो छोटे पापा, तो चाचा जी को मैं छोटे पापा ही बोलता हूँ जी। तो उनको किसी काम से एक बार गाड़ी के लिए कहीं बाहर जाना था जी। तो उनने हमारे एक रिश्तेदार से गाड़ी मांगी, तो उनने मना कर दिया। और आज स्थिति यह है कि और किसी लोगों को भी गाड़ी होती है ज़रूरत। आज मेरे पास 6 गाड़ियाँ हैं, मैं सारी गाड़ी मेंटेन करता हूँ। और आज हमारे चाचा जी के लिए पर्सनली 2 गाड़ी,
मतलब रखी और घर पे चलाने वाला कोई नहीं है। तो मैं आज भी जब गांव जाता हूं तो देखता हूं कि भैया एक समय ऐसी स्थिति थी कि हमारे घर वाले को गाड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। 25-25 लाख की गाड़ी घर पे खड़ी है, कोई चलने वाला नहीं है। तो ये सब देखता हूं तो अपने आप को एक लगता है कि चलो कुछ अच्छा अपन ने किया। अच्छा, कभी क्या आपको ऐसा लगा कि आप या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि अपने ही जो आपके बड़े घनिष्ठ लोग हों वो आपके ही राह में रोड़े बन के खड़े हो गए, ऐसा कुछ? जिस समय जेल में गया तो मेरे कुछ ऐसे मित्र भी थे जिनके लिए मैंने हर चीज़ें किया, और सबसे ज़्यादा रोड़ा वही बने। और आज भी स्थिति हुई कि वहीं के वहीं है वो। क्या बात है। आपने जो अपना सफ़र शुरू किया था, गांव की पगडंडियों से शुरू हुआ और आज आप इस शहरों की चकाचौंध में हैं, तो कभी वो बिहार की, अभी तो बिहार में चुनाव भी हो रहा है, तो कभी वो बिहार की अटखेलियाँ, वो यादें कुछ स्मरण आती हैं क्या आपको कुछ? आज भी जब बिहार में मैं कोशिश करता हूँ कि 2 बार घर जाता हूँ। एक बार तो अभी जैसे शायद आप लोग को भी मालूम होगा कि बिहार में एक महापर्व होता है छठ पूजा। जी बिल्कुल। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब से मैं भोपाल 2011 से भोपाल में हूँ और आज 2025 हो गए, मतलब हर साल मैं छठ पूजा में मैं जाता ही हूँ और 10 रोज वहाँ पे रहता हूँ। और अब तो स्थिति है कि 2 साल से मैं खुद छठ पूजा करता हूँ। तो क्या है कि जब उस समय जाता हूँ तो गांव में देखता हूँ, रहता हूँ, सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, तो वो यादें पूरी बचपना जो हमारी गुजरी है, जो हमारे मित्र बंधु हैं, सबसे एक मुलाकात सी हो जाती है। जी। आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है अपनी सनातन संस्कृति, क्योंकि देखिए छठ महापर्व जो आप बात कर रहे थे हमारी सनातन आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, और मुझे लगता है कि शायद पूरे विश्व में या फिर अपने भारत में कहीं की भी बात करें, कोई एक ऐसा पहला पर्व होगा जहाँ पर हम प्रकृति की सच में पूजा करते हैं। हम छठ व्रती जो होते हैं, चाहे हम वो जितने भी खाद्य जो अर्पण करते हैं वहाँ से लेके, या फिर हम नदी में, वो सारी चीज़ें, हमारी युवा पीढ़ी आज उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भटकाव है। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने एक शब्द बोले कि छठ पूजा, तो ये हकीकत है कि कभी भी एक हम बिहारी ही एक ऐसे हैं जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। कहा भी जाता है उगते हुए को तो सबको ही देता है, लेकिन बिहारी जो है वो डूबते हुए हैं, लेकिन डूबते हुए को एक बिहारी ही ऐसा है। और मैं आज गर्व से बोल सकता हूँ कि आप अमेरिका चले जाइए, स्विट्जरलैंड चले जाइए, आज हर देशों में मतलब छठ पूजा का मतलब धूमधाम ऐसा हो गया है कि हर देशों में होने लगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं युवाओं से, समस्त युवाओं से बोलूँगा कि जो अपना ये बना वो कल्चर जो है, वो कल्चर को कभी मत छोड़िए। अगर आप कल्चर को छोड़ देंगे तो आगे चल करके, अभी कोरोना काल का समय आया था, शायद बहुत 70% ऐसे लोग थे जिनने अपनी ज़मीन को, घर को बेच करके बाहर एक छोटे से फ्लैट में, छोटे से मकान में शिफ्ट कर गए। लेकिन जब हालात आया तो वही लोगों को फिर उनको शहर याद नहीं आई, फिर गांव ही आए। और गांव आए तो भैया उनके पास कुछ नहीं था, तो जो उनके आजू बाजू के जो पड़ोसी थे तो उनने अपने घर में शरण दिया। तो मैं मानता हूँ कि चंद चीज़ों के चक्कर में आप अपनी जो मातृभूमि है उसको तो ना छोड़े आप। मैं इसलिए समस्त युवाओं से भी यही प्रेरणा करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप अपने जो सनातन है और जो आपका कल्चर है, उस कल्चर को कभी मत भूलो। जी भाई साहब, करणी सेना को आज युवाओं की ताकत कहा जाता है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि कुछ जगह संगठन के नाम पर कुछ अराजक जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके बारे में या फिर इसकी छवि को धूमिल करने का भी काम कर रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि जब अपन कोई काम करते हैं, कोई व्यवस्थाएं जब अपन करते हैं तो उसमें कुछ शरारती तत्व तो होते ही हैं। और कुछ तत्वों के, शरारती तत्वों के कारण जो करणी सेना की जो छवि धूमिल होती है। लेकिन जहाँ तक जो करणी सेना का जो मेन उद्देश्य है कि भैया युवाओं को रोजगार दिलाना। हम लोग खास करके EWS आरक्षण पे अपन चर्चाएं कर रहे हैं, तो मेन हम लोगों का एजेंडा ये। लेकिन अब हर संगठन में, अब अपने ही घर में देखिए ना, 5 भाई है तो 4 सही होंगे, 1 खराब ही होंगे, तो क्या उसको अपन छोड़ तो नहीं सकते? अपने को लेकर सबको चलना है। लेकिन आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण पे तो लोग कहा जाता है कि जिस तरीके से कि एक समय था जब आरक्षण की आवश्यकता थी उस समय, क्योंकि उस समय परिस्थितियां इस तरीके से थी, लेकिन आज आरक्षण जो है उन कुछ युवाओं को, जो टैलेंटेड युवा हैं, उनके लिए, युवा इस तरीके से कहते हैं कि उनके लिए एक आड़े बन के खड़ा है, दीवार बन के खड़ा हुआ है। देखिए साहब, मैं आरक्षण का कभी विरोधी नहीं रहा, लेकिन स्थिति ये है कि जैसे आप
ओबीसी में चले जाएंगे, जी। 27% आरक्षण है। SC ST में चले जाएंगे, उनका आरक्षण है। जनरल वाले को 10% EWS का आरक्षण दिया गया, लेकिन EWS में भी इतनी कैटेगरी है कि भैया आप सोचते रह जाएंगे कि भैया उसकी मापदंड भी पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि भैया आप हमको आरक्षण दो, जो गरीब शोषित है उनको आप आरक्षण दो, लेकिन अब उसी गरीब में आप ये देखोगे कि आज के समय में SC ST में जब से आरक्षण लागू हुई है उसमें से 30 से 40% लोगों के पास आज के डेट में रोजगार है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे कोई अधिकारी है, आप क्या है साधारण बल्लभ भवन में चले जाइए तो आप उसमें देखेंगे कि 40% SC ST वाले भैया कोई कमिश्नर बन के बैठे हैं, काहे के लिए? उनको आरक्षण मिला आरक्षण है, बिल्कुल। अब कम से कम जो बड़े लोग हो गए हैं तो उनके परिवार को भी अगर आरक्षण मिलेगा तो जो छोटे तब अब जो कमिश्नर बन गए, सपोर्ट डेट की बात बताता हूँ, कमिश्नर बन गए तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनका लड़का किसी बाहर विदेश के स्कूल में, चाहे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में पढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो स्वाभाविक बात है जब उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो उसको जॉब की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया फिर आरक्षण का लाभ भी किसको मिला? उसी को मिला। तो मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूँ, बस आरक्षण में चाहूंगा कि जो सबसे जो छोटे तबके के लोग हैं, जो ग्राउंड टू अर्थ है, ऐसा है कि जनरल में भी क्या है कि दिक्कत है भैया, क्या है कि हमारे राजपूत समाज में भी गरीब तबके के लोग हैं तो उनको भी तो आरक्षण मिले। इसलिए हम लोग अभी 15 नवंबर को एक कार्यक्रम रखे हैं जिसमें क्या है कि हमारी 10 मांगे हैं, और 10 मांगों में सबसे पहला मांग यही है आरक्षण, कि आप EWS को 20% करें, और जितना आप जो इसमें एक कैटेगरी दे दो, एक कागज दे दो, सारे कागजों को हटा करके भैया जैसे आप OBC को आरक्षण दे रहे हैं वैसे ही आप हमको 10% नहीं, आप 20% आरक्षण दे दो। और दूसरी मांग हमारी है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दो। देखिए, कहा जाता है कि करणी सेना जो है वो आप जैसे आप कह रहे हैं कि क्षत्रिय सेनाओं के इसमें लोग होते हैं, तो इसका मकसद क्या है? सेवा या फिर शक्ति प्रदर्शन? देखिए, मेन तो सेवा है, और जब सेवा अगर मैं सरकार से, हमारी तो एक ही मांग रहती है सरकारों से, जब सरकार नहीं मांगेंगे तो शक्ति प्रदर्शन तो करना ही है। अब जैसे शायद आपने देखा होगा, यहाँ पे एक घटना घटी थी आगरा में, वहाँ के एक सांसद थे रामजी लाल सुमन जी। तो हमारे क्या है महापुरुषों के खिलाफ उनने क्या है कि अभद्र टिप्पणी कर दी थी। जब टिप्पणी कर दी तो भैया हम लोगों ने शक्ति प्रदर्शन करके पूरे आगरा को जाम कर दिया। आगरा को जाम किया, उसमें कम से कम 10 लाख लोग थे। उसके बाद से भैया रामजी लाल सुमन आगरा के सड़कों पर ही चलना छोड़ दिए। तो भैया जब अगर आप नहीं मानोगे तो शक्ति प्रदर्शन तो करेंगे। क्या बात है, बिल्कुल। जब भी करणी सेना किसी विवाद में घिरती है तो क्या आपको लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर संगठन की छवि खराब करने में लगे होते हैं? क्योंकि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि करणी सेना के अंदरूनी जो लोग ही हैं वो ऐसी चीज़ों में आते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि करणी सैनिक और करणी सेना में कोई भी जुड़ सकता है जी। अगर आप राजपूत हो आप जुड़ सकते हो। और मैंने पहले भी आपको एक शब्द बोला है कि उसमें अपने वाले भी क्या है कि अपन एक परिवार में है, अगर 5 लोग हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि 5 सही नहीं हो सकते। अब उसी में कुछ उपद्रव तत्व के लोग होते हैं जो भैया आते हैं और भैया माहौल खराब करके चले जाते हैं। सरकार विरोधी होते हैं। अभी जैसे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अब उसमें ऐसा तो है नहीं कि करणी सेना में हमारे क्या है कि सिर्फ भाजपा के ही लोग हैं, कांग्रेस के भी, आपके भी हैं। तो भैया उनका जो उत्पादी लोग होते हैं अब वो आ गए भैया, आ करके और भैया उनने क्या किया, वो हल्ला कर दिया। अब इसमें किसकी छवि खराब होगी? सरकार की। तो कुछ जो राजनीतिक पार्टी भी जो है ना, मैं कोई किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, लेकिन मैं क्या उसमें कुछ पार्टी विशेष भी लोग ऐसे आ जाते हैं जो भैया आ करके माहौल खराब कर दिए और चल दिए। तो आपको लगता है कि संगठन के अंदर कुछ सुधार की आवश्यकता है या फिर कुछ ऐसा? देखिए, संगठन की सुधार की तो आवश्यकता अभी तक का तो नहीं समझ में आ रहा। बस मैं सारे संगठनों से एक ही चीज निवेदन करता हूँ, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी यही कहते हैं कि जितने अभी आज के डेट में करणी सेना में 6-7 करणी सेना बन गई है। विशेष रूप में क्या है कि 2 ही काम करती है, लेकिन मैं सबको एक चीज बोलता जब समाज की बारी आए तो सारे एक जाजिम पे बैठो। और जहाँ तक अभी विधान 6-7 जो कार्यक्रम हुआ है, 6-7 के आंदोलन हुए हैं, तो जितने संगठन के लोग हैं सारे एक ही जाजिम पे बैठते हैं। तो ये अब तो पहले से बहुत सुधार हो गई है। आज के युवाओं को करणी सेना में जुड़ने का असली कारण समाज सेवा है या फिर पहचान, या फिर उनको कुछ ऐसा दायित्व चाहिए, कुछ
देखिए ऐसा तो नहीं है, समाज सेवा मेन है। समाज सेवा के लिए ही करनी सेना की तरफ से कुछ मिलता तो है नहीं किसी को। आज हमारी, जैसे मैं ही कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इससे पहले जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ और अभी भी जिला अध्यक्ष का पदभार है मेरे पास। अब हमारे टीम में जितने तहसील अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष है, जो भी हैं, मैं किसी को अपने जेब से तो मैं कुछ देता नहीं हूँ। मैं किसी को कुछ अपने जेब से तो देता नहीं हूँ। वो कम से कम हम लोग अपने जेब से ही कर रहे हैं, अपने जेब से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो करनी सेना में वही जुड़ रहे हैं जो समाज सेवा के लिए आ रहे हैं। आपने समाज सेवा की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अपने जेब से ही खर्च, लेकिन देखिए एक समय आता है कि व्यक्ति, मैं ऐसा नहीं कह रहा, समाज सेवी जो लोग हैं वो अपने आय के स्रोत से वो समाज की सेवा के लिए काम करते हैं, लेकिन इंसान एक समय के बाद कि कितना मैं ये फंड करूं, इस चीज़ के लिए आय कहाँ से लेकर आऊं, तो अब मुझे लगता है कि शायद लोग इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याएं आती होंगी करनी से। नहीं, देखिए जब धीरे धीरे जब लोग जुड़ते हैं, जब पब्लिक उनको जानती है, व्यवस्थाएं बनती हैं, तो जैसे आज हमारी करनी सैनिक में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी एक करनी सेना से पहचान बनी जी। उसके बाद धीरे से वो क्या भैया आज के एमएलए भी हैं, कुछ पार्षद भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो कहीं ना कहीं पहचान तो करनी सेना से ही बनी है। तो जब हमारे भाई जब ऊपर जब जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो हैं, जो छोटे जो लोग हैं उनको क्या व्यवस्थाएं भी बना के चल रहे हैं। मतलब ये पैसा ऊपर से नीचे हाँ, तो तक अब प्रवाहित एक बात हो रहा होता है, है। अब जैसे मैं हूँ ऊपर वाले का सिम कृपा है कि छोटा मोटा मैं भी कमा लेता हूँ। तो हमारे जो संगठन में जितने छोटे भाई लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो कोशिश ये करता हूँ कि उनको अपने जेब से न लगने दूं, हम अपने तरफ से लगा दूं। तो कहीं ना कहीं जो मजबूत है वो अपने नीचे के लेवल के लोगों को, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके पास खुद की व्यवस्था इतनी है कि मतलब वो अपने जेब के खर्च से, मतलब हमेशा शायद ही 30 दिन में हमको लगता है 28 दिन वो प्रदेश के दौरे पे रहते हैं, जेब के खर्च से। जेब के खर्चे से। और उनके साथ हमेशा 10 गाड़ी तो चलती है। अब 10 गाड़ी का मतलब ये है कि 50 लोग साथ में चलते हैं। उनका रहना सहना खाना पीना सारा व्यवस्था खुद करते हैं, तेल डीजल सब चीज। उसके बाद उनमें कुछ स्टाफ भी है, कुछ गनमैन भी है, तो सारे। तो आज कहीं ना कहीं उनको करनी सेना में जो है, उनको करनी सेना की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सक्षम है, लेकिन एक समाज के लिए वो दौड़ है। जी, मतलब कि मैं तो सक्षम हूँ, बट मेरे साथ साथ जो समाज के अन्य के लोग हैं वो लोग भी सक्षम हो और काम करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। जब ऐसा कई बार होता होगा कि जब आपसी लोग साथ में बैठते होंगे तो किसी ना किसी विषय पे अलग अलग मत हो, जैसे आपने कहा कि इस सेना के अंदर अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग पार्टी के लोग भी हैं, तो जाहिर सी बात जब चर्चा होती हो किसी विषय पे तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होते होंगे। कई बार होता होगा कि एक दूसरे से लोग सहमत ना हो। उस दौर में करनी सेना कैसे सामंजस्य बैठा के एक उस पे आती है कि क्या आगे? देखिए, जब समाज की बात आती है ना, तो भले किसी में कोई भी नाराजगी रहती है, लेकिन जब समाज की बात आती है तो मैं इस चीज़ों को तो मैं मानता हूँ करनी सेना में, और ख़ास करके हम अपने समाज भाइयों में, कि जहाँ पे जिस समाज की बारी आई है तो सब पता नहीं एक खबर करने की ज़रूरत होती है, सब ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अभी शायद आपने घटना देखी होगी ग्वालियर में हाई कोर्ट में मूर्ति के लिए हमारे एक अनिल मिश्रा जी हैं, उनने मूर्ति के लिए उनने बहुत प्रयास किया था। उसके बाद कुछ ऐसी मैटर भी हुई, शायद आपको नॉलेज में भी होगा। तो कुछ जो SC ST वाले जो लोग थे और जो भीम आर्मी है अपने चंद्रशेखर जी, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनने बोला कि मैं कार्यक्रम नहीं होने दूंगा। तो उसमें हमारे युवा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह जी राणा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इंदर सिंह राणा बोले कि मैं देखता हूँ तीतल के भाव हमारे क्या है हमारे क्या प्रदेश अध्यक्ष जी जो है उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग है, चंद्रशेखर आजाद जी को तीतल का बाल बोलते हैं। कहाँ गए तीतल के बाल? तो क्या है कि उसको बुलाया गया, तो भैया इनने घोषणा करी। उसके बाद कार्यक्रम से 15 तारीख को ही, 15 अक्टूबर को कार्यक्रम था, 2 दिन पहले उसके प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और बोलते हैं भैया हमारी लड़ाई तो अनिल मिश्रा जी से थी, ये करनी सेना वाले कहाँ से आ गए राणा जी। तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक तो हमारा ये है कि मैं किसी भी, और मैं आज भी बोलूँगा, चाहे SC ST वाले भी हमारे भाई हैं और कहीं ना कहीं हिंदू ही हैं, लेकिन जो कुछ धर्म के जो ठेकेदार हैं ना, उन लोगों ने क्या किया है कि समाज को अलग, भैया तुम जनरल है तो तुम ये है, तू पंडित है तू ये हो जा, तू राजपूत है तू राजपूत हो जा,
तो ये कहीं भी संविधान में अम्बेडकर जी ने ऐसा कुछ बोला है क्या? उन्होंने एक ही चीज बोला है, जो भैया आपने हैं सारे हिंदू हैं। अब ये कहाँ से आ गया कि भीम वाले आप हो, आपे वाले हो? ये कौम तो दो ही दिखाया गया है ना। आज मुस्लिम में भी आप देखेंगे, हमको लगता है अपने से ज्यादा जातिवादी उसमें है। लेकिन कभी आपने सुना है कि कोई सिया सुन्नी बोलता है कि मैं सिया हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं ये मुस्लिम हूं, कोई ये हूं? उन्हें बस उनका एक ही चीज एजेंडा, मैं मुस्लिम हूं। तो यही सब करनी सैनिकों ने और करनी सेना ने क्या मिल करके सबको एक जाजिम पे, यही मेन वो है मकसद हम लोगों का। अच्छा, आप बात कर रहे थे अभी कि अंबेडकर जी की बात हुई। आप क्या समझते हैं कि आज हमारे जो देश में हमें स्वतंत्र आज़ाद हुए अभी समय हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी बटे हुए हैं, कहीं जातिवाद पे, कहीं धर्म के अलग तरीके से बातें हो रही हैं। आप भी एक युवा ही हैं, क्या ये सब कारण आप किसको मानते हैं कि क्या कुछ आज़ादी के समय हमारे से संविधान बनाने में या फिर कुछ ऐसा गलतियां हुआ लोगों के द्वारा, हमारे जो प्रतिनिधि थे उनके वजह से आज भी हमें ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, हम इतने बड़े तो नहीं हो गए हैं कि मैं अपने महापुरुषों के बारे में गलत बोलूं, चाहे अम्बेडकर जी हो चाहे जो भी हैं। और जहाँ तक है कि मेरे को ये नहीं लगता है कि उनने कोई संविधान गलत बनाई। लेकिन आज के समय में जो नेता लोग जो हैं, मतलब इन लोग डेली कुछ ना कुछ ऐसे नियम कानून में चेंज हो रहे हैं। पहले कहाँ होता था? पहले कहाँ होता था? SC ST एक्ट में भैया प्रोत्साहन राशि मिलती थी। ये क्या है, अम्बेडकर जी ने थोड़ी ना बना करके गए। ये तो आज के नेता बना रहे हैं। इनको SC ST की वोट चाहिए। बिल्कुल सही तो बात क्या है कि मैं महापुरुषों के प्रति, मैं इतना बड़ा हूं नहीं कि मैं महापुरुषों के प्रति गलत बोलूंगा। और अगर ऐसा होता तो उसी समय, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय ही SC ST एक्ट पे भैया प्रोत्साहन राशि मिलता। बिल्कुल सही बात कही। अच्छा, आज के दौर में धर्म और राजनीति का जो रिश्ता है वो पहले से ज़्यादा गहराया हुआ देखने को मिलता है। क्या करनी सेना इससे पूरी तरह अलग रह पा रही है? देखिए, अब करनी सेना तो हर मैटर में आ जा रही है। तो करनी सेना धर्म के साथ भी है और हर एक मतलब जो समस्याएं आ रही हैं, और खास करके हम लोगों का जो स्थापना हुआ तो पहले तो राजपूतों के लिए था। लेकिन अब मैं मानता हूं कि पूरे हिंदू भाई और खास करके कुछ ऐसे मुस्लिम भाइयों पे भी मैं बोलूंगा कि जो अच्छे हैं, और उन पे कोई समस्या आती है तो उनमें भी शायद उनके बाद में आएंगे, करनी सेना पहले आएगी। हाँ, लेकिन जब खास करके जब पर्सनली कोई हमारे समाज को टारगेट करेगा तो फिर नहीं, उसको नहीं छोड़ेंगे फिर। क्या बात है। अच्छा, करनी सेना का उद्देश्य क्या है? सिर्फ हिंदू जो हिंदू हित हैं उसी की रक्षा करना या फिर समाज के हर वर्ग की सेवा? देखिए, सबसे पहले तो मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोलूंगा, पहले सबसे पहले हमारा समाज, उसके बाद समस्त हिंदू। हर आदमी अपने समाज पर गर्व करता है। आप भी होंगे, आप भी अपने समाज पर गर्व करते हैं, भाई होंगे, भाई भी करते होंगे। तो मैं क्यों ना अपने समाज पर गर्व करूं? क्यों ना मैं अपने क्या है कि जात पे गर्व करूं? हाँ, उसके बाद अगर जहाँ पे कहीं बात आती है तो अपन जो सही है सबके साथ अपन। कई बार क्या होता है कि जब करनी सेना किसी चीज़ के विरोध में सड़कों पर उतरती है तो लोग इसे कट्टरपंथी कहते हैं, काफ़ी कुछ ऐसे कहा जाता है। इस धारणा को कैसे तोड़ेंगे आप? देखिए, विरोध करने वाले आपके घर में भी हो सकते हैं, तो जिनका जो बोलने का काम है बोलते रहें। एक कहावत बड़े बुजुर्ग बोल करके गए हैं कि जब कुत्ता चल, शायद आप सुने होइएगा, बोल नहीं चाहता वो, कि जब हाथी चलता है ना तो पीछे से कुत्ते 10 बोलते हैं। तो हमारा सीधा क्या है, अपना काम करते रहना है। और मैं समस्त अपने सैनिकों को, समस्त पदाधिकारी को भी ये बोलूंगा, भाई आप काम करो। हो सकता है कि आपके घर में ही विद्रोह हो, आपके घर में ही विरोध हो, लेकिन क्या उन लोगों विरोध के कारण हम काम करना छोड़ देंगे क्या? बस आप अपना बेस्ट दो। अच्छा, मान लीजिए कि कभी ऐसा हो कि सरकार जो हो वो गलत हो, जनता के खिलाफ चले जाए, या फिर आपके करनी सेना के खिलाफ हो, तो क्या तब भी करनी सेना उनके खिलाफ उसी तरीके से विद्रोह करेगी, लड़ाई करेगी जैसे वो विपक्ष के लिए आप लोग करते हैं? कुछ दिन पहले शायद आपने एक चीज़ देखा होगा
हरदा में एक प्रकरण हुआ। वहाँ पे हमारे एक जिलाध्यक्ष थे, उनका कुछ आपसी मैटर था। जब इस मैटर को लेकर के जब वो थाने गए तो वहाँ के एएसआई ने और एसआई ने मिल करके हमारे कुछ कर्मी सैनिकों को ज़बरदस्ती मारा, मारपीट किए, उनके साथ वो किए, उनको जेल भेज दिए। उसके बाद तब हम लोगों को पता चला, उसमें हमारे करनी सेना परिवार के प्रमुख है आदरणीय जीवन सिंह जी, जब वो गए इस मैटर में तो उनको भी पकड़ के जेल कर दिया गया, उन पे भी लाठी बरसाई गई। हमारे क्षत्रिय करनी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय इंदर सिंह जी राणा, उनने क्या सीएम हाउस घेराव का वो किया तो उनको भी क्या है कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जहाँ तो वहीं से उनको क्या करके भैया थाने ले गई पुलिस। तो कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में सरकार ने हमेशा हम लोगों को गिराने का प्रयास किया। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने सरकार के खिलाफ जब एकजुट हुए सब चीज़ हुए तो लास्ट में एक ही चीज़ हुआ कि सरकार के जितने लोग थे और लास्ट में सरकार को भी झुकना पड़ा और उनने वहाँ के एसपी को हटाया, कलेक्टर को हटाए और वहाँ के जितने प्रशासनिक अधिकारी थे जिनकी जिनकी कहीं कहीं भी संलिप्तता थी सबको हटाए। तो हमारा क्या है, किसी पार्टी विशेष से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न बीजेपी न कांग्रेस न आम आदमी न किसी। हमारा तो स्वच्छ है भैया, हम काम करते हैं हिंदुओं के लिए और खास करके अपने भाइयों के लिए। अगर आप क्या हमारा साथ दोगे तो हम आपका साथ देंगे, साथ नहीं दोगे तो भैया आगे चल करके फिर हम लोग भी कुछ लोभी बनाएंगे। जैसे आप जो हैं बिहार से हैं, आज भी शायद इसमें कोई धरा नहीं है कि बिहार में अभी भी विकास की बहुत आवश्यकता है। आप जब बिहार की तरफ जाते होंगे, रुख करते होंगे, तो काफ़ी सारे लोगों से मिलते होंगे, बच्चों से मिलते होंगे, तो कभी किसी बच्चे को देखकर ऐसा लगा कि आपके जैसे उस तरीके से आपके अंदर जो जुनून था कि मुझे कुछ करना है, वैसे किसी बच्चे को देख कर लगा कि ये भी से उसी तरीके से मेरे ही जब मैं कभी बचपन में था मेरे जैसा ये भी काम कर रहा है? देखिए, मैं एक ही बताऊं आपको, पहले की जो स्थिति थी और अब की स्थिति, जिस समय हम लोग पढ़ाई करते थे गांव में, उस समय का बिहार और आज का बिहार, ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बस एक चीज़ है, पहले क्या है कि जो भी थी, लेकिन अब क्या मैं मानता हूँ बिहार बहुत अच्छे डेवलपमेंट में है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, और वहाँ के नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी यादव जी जो हैं, उनका भी संघर्ष बहुत ही उत्तम रहा। मैं किसी की विरोध नहीं करूँगा, लेकिन पहले के बिहार में और आज के बिहार में मैं मानता हूँ कि बदलता हुआ बिहार है। बस वहाँ एक चीज़ मैं कमी देखा हूँ, पहले जिस समय बिहार में डेवलपमेंट नहीं था तो उस समय कुछ युवाओं को कुछ करने की जिज्ञासा थी, लेकिन आज जब गांव में जाता हूँ ना तो 90% युवाओं को देखता हूँ। 90% मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, जो छठे सातवें में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो भी स्मैक के आदी हो गए हैं। वो भी मतलब आप जा करके देखोगे ना तो नशे की हालत में, स्मैक की हालत में, शायद बिहार में शराबबंदी है, वहाँ शराब नहीं मिलता है, तो वहाँ सूखे नशे ड्रग्स की ऐसी स्थिति हो गई है कि आप छोटे छोटे बच्चों को देखोगे तो नशे में डूबे मिलते हैं। आज के डेट में हर जगह स्कूल भी बढ़िया है, कॉलेज भी बढ़िया है, लेकिन अब पहले ऐसे जिज्ञासी और पहले ऐसे जो मेहनत करने वाले बच्चे अब नहीं हैं। तो ये थोड़ी सी तकलीफ होती है बिहार में। अच्छा, अगर आपके जीवन के संघर्षों पे कोई फिल्म बने तो उसका नाम आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, ऐसा तो कभी अपन ने नहीं सोचा है। नहीं, अगर हम ऐसा सोचे, मान लीजिए कि आप सोचे क्या, क्योंकि आजकल देखिए बहुत सारे लोगों के ऊपर बन रही है, हाँ, बायोग्राफी बनी रही है, चाहे महेंद्र सिंह धोनी जी के ऊपर बनी या फिर ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं उनके ऊपर बनी है। तो कभी ऐसा हो कि आप कभी सोचे ऐसा कि ऐसा फिल्म मेरे संघर्ष जीवन पे बने, तो क्या नाम हो सकता है? देखिए, अभी इसकी तो अपन ने प्लानिंग नहीं कुछ ऐसा सोचा कभी ऐसे आपके लोग? आएगा उस समय देख लेंगे। अब ये थोड़ी ना सोचा था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊंगा, लेकिन हालात बनी, सिस्टम बनी, व्यवस्थाएं बनी, तो आज संभालने प्रदेश को। क्या बात, वैसी उस समय स्थिति बनेगी, देखेंगे। देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे संघर्ष आए होंगे, कई बार ऐसे उतार चढ़ाव भी आए होंगे, जब लगा हो कि नहीं अब सब कुछ छोड़ के अपन वापस से उसी सामान्य जीवन में जाते हैं। तो ऐसा क्या था जो आपको एक आपके अंदर मजबूती दे रहा था, एक दृढ़ता ला रहा था, जो आप युवाओं से कहें कि उन्हें भी इस चीज़ पे काम करना चाहिए? देखिए साहब, मैं शुरुआत से मैं बहुत संघर्ष किया हूँ ज़िंदगी में, छोटे से स्तर से हर एक व्यवस्थाएं देख करके यहाँ पहुँचा हूँ। तो अब तो संघर्ष के नाम से डर ही नहीं लगता।
और मैं समस्त युवा भाइयों से भी एक ही चीज़ बोलूँगा कि संघर्ष से कभी पीछे मत हटो। अगर संघर्ष करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कामयाबी आप ही के पीछे आएगी। लेकिन आज के समय में कुछ युवा ऐसे हैं कि भैया महीने 2 महीने में ही हार मान जाते हैं। और उसके कारण क्या है कि आज आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सुसाइड होती है। भैया हम लोगों ने छोटी छोटी स्तर से बहुत चीज़ें देखी हैं, लेकिन कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया। तो अभी थोड़ा सा संघर्ष सब लोगों को, समस्त युवाओं को, जो पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई में भी संघर्ष करें, जो तैयारी कर रहे हैं तैयारी में भी संघर्ष करें। हाँ, ऐसा है कि अगर आप दिल से करोगे तो सारी व्यवस्थाएं आपकी होंगी। अगर आप आज आप जो कुछ भी हैं परिवार का, इसमें आप एक तरीके से क्या देखते हैं कि परिवार ने कुछ सहायता आपको दी या फिर कुछ ऐसा था? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं, मेरे दादाजी जो मैं कुछ अच्छा कर पाता उससे पहले वो चल बसे। नहीं तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर मेरे से कोई करता था तो मेरे दादाजी थे। आज वो जहाँ भी होंगे मेरे को देखते होंगे, इतना खुशी तो उनकी होती होगी कि भैया हमारा कहीं पोता है। और उसके बाद अगर सबसे बड़ा अगर किसी का रहा तो मेरी माताजी, पिताजी, ये दोनों आदमी का सहयोग ऐसा रहा। मेरी माताजी ने बहुत संघर्ष किया है ज़िंदगी में मेरे को कुछ आगे करने के लिए। पिताजी ने मेरी 2-2 हज़ार रुपये की नौकरी किए हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये लोगों का ज़िंदगी में कभी आसानी अपन नहीं पूरा कर पाएंगे। एक बड़ा ही लड़कों के लिए आप भी इसी से कर पाएंगे, लड़कों के लिए ना एक बहुत बड़ी दुविधा होती है, फिर कहेंगे उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती होता है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, खासकर हमारे पिता। पर हम अपने पिता से वो हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। कहते हैं कि लड़के जो है कितनी भी मुश्किल आ जाए, फिर कुछ भी हो जाए, हम अपने पिता से गले मिल के कुछ कह नहीं पाते। तो आप इसके बारे में क्या? देखिए, अगर कोई भी चीज़ें हो तो आप अपने घर वाले से नहीं बोलेंगे, आप अपने पिताजी से नहीं बोलेंगे, माताजी से नहीं बोलेंगे, तो मैं मानता हूँ कि फिर आप गलत हो। भाई सबसे बड़ा अगर कोई दोस्त होता है तो आपके माताजी और पिताजी। आपने कभी पिताजी से उस तरीके से बात की है कभी खुल्लम के कि हाँ? ये चीज़ें हो रही हैं? हाँ, अगर मेरे को कोई समस्या होती है मैं पिताजी को जरूर बता देता हूँ और पिताजी उसका समस्या का समाधान करते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि मेरे पास ऊपर वाले का सिम कृपा है कि हर चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि जब घर से निकलता हूँ तो पैसे नहीं होते हैं। तो कभी कभी मैं उनसे मजाक में बोलता हूँ कि भैया 1000 रुपये पापा दे देना। तो पापा जाते हैं और अंदर से 10,000 20,000 जो भी होते हैं तो ला करके दे देते हैं। तो मैं कभी कभी मजाक में भी जो है जेब में भी रहता है, फिर भी पिताजी से लेने के कारण जो है। तो क्या है कि कभी अपने को जो गार्जियन अपन उनसे काहे शर्माना, उनने पैदा किया है अपने को, आज अपने को छोटे से अभी तक उनने देखा है, तो उनसे काहे शर्माएंगे अपन जी। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए कि प्रदेश में बदलने का एक दिन मौका मिले कि आप कुछ कर पाएँ, जैसे आप राज्य से जुड़े हुए हैं, कुछ बदलाव के, तो आप सबसे पहले किस चीज़ को बदलने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार देखेंगे, सबसे पहला काम, जिससे, और आज अगर युवा मजबूत है तो पूरा देश मजबूत है। और हर चीज़ों में युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा हो, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाए। आप जितना युवाओं को जोड़ेंगे तो भविष्य उतना ही समृद्ध। वो युवा जो आएंगे तो वो क्या करेंगे, अभी के हिसाब से प्लानिंग करेंगे, तो आगे चल करके 50 साल के लिए अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। युवा की बात कर रहे हैं, देखिए आज जो युवा है कहीं ना कहीं वो सिस्टम से नाराज होता दिख रहा है, लेकिन क्या आपने कैसे इसी युवा से मिले आप जो अभी इस सिस्टम का हिस्सा हो? मैं हमेशा आए दिन मतलब कुछ ना कुछ युवाओं तो मेरे पास आते ही रहते हैं जी। युवाओं आते ही हैं, मिलते भी हैं सब चीज़, और उनको भी एक ही चीज़ बोलते हैं, भैया मेहनत करो। मेहनत भी करते हैं, कभी कभी भैया परिस्थिति, हाँ। और मैं समस्त युवाओं को भी एक ही चीज़ बोलूँगा, भैया जिस चीज़ों में आपका दिल लगे, कभी घर वाले के प्रेशराइज में कि नहीं घर वाले ने बोल दिया तो हमको यही करना है। कभी कभी घर वाले भी गलत होते हैं कि नहीं तेरे को इंजीनियरिंग करना है, पता चला बच्चे को भैया फार्मेसी में मन लग रहा है और आपने उसको इंजीनियरिंग में करा दी है। तो कहाँ से कर, किसी को पेंटिंग में इच्छा कर रही है कि भैया उसको आर्टिस्ट बनना है और भैया आपने उसको फैशन डिजाइनिंग करा दिया। तो कुछ गार्जियनों की भी कमी है और युवाओं को भी मैं बोलता हूँ कि आप अपने घर वाले से हक से बोले जिस चीज़ों में आपकी हो। आपने कहा है कि आप लव जिहाद के खिलाफ, और देखिए ये बहुत बड़ा ये मुद्दा भी है लव जिहाद, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लव जिहाद के खिलाफ
मैं शुरू से था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। लव जिहाद में खास करके आप एक चीज बताना, जो मोमेडियन होते हैं उनमें एक ऐसा है कि वो अपनी बहन से भी शादी कर लेते हैं, करते हैं। आज हम हो चाहे आप हैं, अगर हम किसी दोस्त की बहन को भी अगर बहन बोल देते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि उनके सामने नजर न उठाए। तो मैं समस्त हिंदू बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि भैया जब वो अपनी सगी बहन के नहीं होते, उनमें सिर्फ एक ही चीज देखा जाता है कि एक माँ से दोनों संतान नहीं हो सकते, एक माँ से दोनों संतान, लड़का और लड़की नहीं हो सकता, उसके बाद आप शादी कर सकते हो। तो मैं समस्त हिंदुओं से बोलूंगा कि भैया आप जो है कि भैया इसमें जो खास करके जो मोमेडियन है उनसे आप दूरी रहें। जब वो अपने सगे के नहीं होते तो आपके क्या होंगे? इसलिए हमेशा मेरा लव जिहाद। और खास करके अब जो है, अब एक बात आप देखो ना, आए दिन घटनाएं घट रही हैं कि भैया इनको ये कर दिया गया, यहाँ ड्रम में काट के फेंक दिया। तो आज कभी आपने सुना है कि कोई हिंदू ने हिंदू को किया? लेकिन आप 99% घटना में देखेंगे तो मियाँ मुस्लिम क्या लड़का होता है और हिंदू लड़की होती है। और आजकल की हमारी बहनें भी उन्हीं के पास, उनको ज़्यादा सही लगता है। ये इतना बड़ा ये आज जो चल रहा है लव जिहाद, आपको लगता है कि कहीं ये फंडिंग आखिर इन सब चीज़ों से कहाँ से आ रही है? सारे बाहर से हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रोकने के लिए एक बात बताओ ना, जब हमारे जो नेता हैं, नेता ही कुछ नहीं कर पा रहे तो हम आप क्या करेंगे भैया? तो फिर क्या आप और हम बस देखते रहे? बस अपने को देखना है, जहां पे अपने को समझ में आता है भैया अपन क्या खड़े रहते हैं, खड़े हो जाते हैं अपन, क्या जितना अपने से प्रयास हो सकता है। लेकिन भैया सिस्टम से, अब एक बात बताओ, आप कहीं गए, आप किसी क्या है कि कोई हिंदू बहन अगर परेशान है, अगर क्या है अपने को बोल रही तो हम चले जाएंगे। लेकिन अब पता चल रहा है कि आप वहां जाओ और पता चले अपनी हिंदू बहनी वहां पर चिपकी हुई है, क्या करोगे आप? तो आपको लगता है कि हमें अपने हिंदू धर्म की बहनों को समझाने की आवश्यकता है? समझा तो रही है। तो फिर क्या कुछ कमियां रह जा रही हैं कि ये घटनाएं हमें आए दिन देखने को? अभी भोपाल में भी कुछ दिनों पहले चर्चा काफी चला था लव जिहाद के बारे में, बहुत सी, जब अभी भी चल रहा है। इंदौर में भी जिम, खास करके आप जिम ट्रेनर को देख लो, हर जगह जिम ट्रेनर जो लोग हैं, आप चले जाओ भैया, और आज के रेट में भैया जाती है महिला, वही कर रही, वीडियो बना लेना, ये कर लेना। तो भैया क्या कहीं ना कहीं जो है सरकार को इस पे एक्शन लेना होगा। नहीं तो सरकार हम लोग करनी सैनिकों को छोड़ दे, फिर देखो आप, गारंटी 1 महीने में भैया क्या है पूरे लव जिहाद को खत्म करा देंगे अपन। उनके जितने जो धर्म के जो ठेकेदार हैं उनको पकड़ पकड़ के मारेंगे अपन, लेकिन सरकार छूट तो दे। आज हम देख रहे हैं काफ़ी सारे हमारे संत समाज के लोग हैं, धर्म प्रचारक हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं एक ही आदमी को धन्यवाद दूंगा, और उनका मतलब ये समझ जाइए कि मेरे बहुत ही मार्गदर्शक, उनका आशीर्वाद बना रहे। ऐसे हमारे परम पूजनीय बागेश्वर महाराज हैं। उनके अलावा आप बता दो कि कौन ऐसा संत है जो हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है? और एक जो है अपने जो प्रेमानंद महाराज जी हैं जी, मैं मानता हूं कि उनसे सारे लोग को इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि मतलब आज दिनांक तक। और एक हिंदू के लिए बागेश्वर महाराज, मैं तीसरा सारे को पाखंडी मानता हूं। उसके बाद आप देख लेना, आप तो आए दिन देख ही रहे होंगे, हर दिन वेब सीरीज, अभी आश्रम मूवी आई थी, उसमें बाबाओं के बारे में आपने देखा, क्या देखा? एक हम लोगों के बहुत ही पहले, हमारे बड़े बुजुर्गों के बहुत ही वो थे आसाराम बापू जी, क्या देखा उनके बारे में? तो आपको लगता है कि ये सारी, जैसे आश्रम की आप बात कर रहे हैं, आश्रम वेब सीरीज की, ये सब कुछ जानबूझ के फैलाया जा रहा है कि संत समाज को या फिर हिंदू सनातनी धर्म को नीचा दिखाने के लिए, समाज में उसकी छवि गलत करने के लिए? नहीं तो जिसपे अगर ये मूवी बन रही है तो सबसे पहला उनका काम है ना कि उस पर रोक लगाए। अगर वो रोक लगाएंगे उसके बाद हम लोग वो करेंगे, तो भैया वो तो क्या चंद चीज़ों के चक्कर में खुद बनवा रहे हैं पिक्चर, खुद वो भैया क्या है वो कर रहे हैं। तो भैया उनको तो मिर्ची मसाला मिला डायरेक्टरों को, वो तो बनाएंगे ही भैया। अगर जैसे अब आप देखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी पे एक मूवी बनी थी, द धोनी अनटोल्ड स्टोरी। तो उस पर जब तक अगर धोनी का अगर वो नहीं रहा होगा सहमति, तब तक ऐसे बन जाएंगे क्या मूवी? नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो हर इंसान पे जब किराएदार कोई होता है तो उस पर जब व्यवस्थाएं बनती हैं तो उनसे सारा व्यवस्थाएं, तो आप पे मूवी बन गई और आप ही को नहीं मालूम चला, तो आप तो खुद उस चीजों को दिखाना चाह रहे हो, देखो मैं कैसा हूं, और जनता भी वही देख रही है, उनको भी वही चाहिए। अभी एक चीज़ हम देखने को मिल रहा है, अभी एक संत समाज के व्यक्तित्व हैं, उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की है कि सनातन लीग स्टार्ट की जा रही है, शायद आपको भी इसके बारे में होगा, जिसमें बागेश्वर बाबा जी की भी अपनी टीम है, काफ़ी सारे और संतों की भी टीम है। इस पर आप क्या कहें, इससे क्या लगता है कि फिर से सनातन में युवाओं को जागरूक होंगे और युवा जो हैं वो एकत्रित होंगे, फिर से एकता बढ़ेगी? बिल्कुल होंगे। अगर क्या है, सनातन संघ की स्थापना होगी और उसका एक वो कमेटी बनेगी, उसका एक संगठन बनेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें सरकार भी जो हमारे अध्यक्ष होंगे, जो सनातन संघ के अध्यक्ष होंगे, गवर्नमेंट का जैसे कोई भी निगम होता है, कोई भी क्या है कि ट्रस्ट होती है, तो उसमें एक चीज़, उसका एक चेयरमैन होता है जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। तो कम से कम अगर बनेगा तो वो ये तो भविष्य में रहेंगे कि भैया उस सरकार के सामने, अब अपन जैसे छोटे लोग हैं, छोटे क्या है कि हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते सीएम के पास, लेकिन जो हमारे जो चेयरमैन होंगे तो वो तो जा सकते हैं, तो इसके स्वागत योग्य है और सरकार को इस पर जल्द से जल्द निर्णय देना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र क्यों बननी चाहिए और किस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो पहले भी हिंदू राष्ट्र था ही था। क्या है कि जब यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी? हिंदुओं की। तो भैया हिंदू जब हर आदमी अपने लिए मर रहा है, तो कम से कम जब हिंदू राष्ट्र बनेंगे तो इधर उधर के जो बाहर के जो चंद वो आते हैं कि भैया यहाँ अपने ही खाएंगे और भैया पाकिस्तान के नारे लगाएंगे। तो जब हिंदू राष्ट्र हो जाए तो भैया फिर अपन बात करेंगे, रहना है तेरे को इस देश में, रहने तो जा पाकिस्तान, भैया खाएगा तू मेरी, सब चीज करेगा मेरी, अब बजाएगा पाकिस्तान की। तो इसलिए क्या सबसे पहला जरूरी है और देश में क्या है, हिंदू राष्ट्र बने, और इसमें जितना हम लोगों का भी समर्थन होगा करेंगे। आजकल ना दो जो नारे हैं बड़े देखते हैं हमारे दिन सोशल मीडिया पे, चाहे हैशटैग हो गया, चाहे पोस्टर, आई लव मोहम्मद, आई लव शिव, इस तरीके के अपने सनातनी भी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और अभी तो बागेश्वर बाबा की इस पर टिप्पणी भी आई हुई है। तो बागेश्वर महाराज जब टिप्पणी कर दी है तो अपन तो बहुत उनके भक्त हैं, अपन तो बोलने ही वाले नहीं हैं, लेकिन ये क्या है कि कहीं ना कहीं मतलब इसको एक क्या बोलते हैं, माहौल को खराब करने की जो स्थिति है, आप जा करके देखेंगे इसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई, बागेश्वर उत्तर प्रदेश से। वहाँ पे कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद दिया तो हमारे आदरणीय सीएम साहब ने जो है उनकी सारी मोहब्बत गिरी छुड़ा दी, फिर इतने डंडे पड़े कि कहाँ भागे भैया पता ही नहीं चला जी। अब यहाँ भी कुछ लोग हैं, अब इसमें मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा इनको भी आई लव मोहब्बत दिखाइए। कहीं हमने ये लिखा क्या कि भैया आई लव हिंदू? हाँ भैया, हमारा जो देवी देवता है आई लव शिव होगा भैया, हकीकत है भैया, हम उनको मानते हैं, लेकिन आप क्या है माहौल खराब करने की वो नहीं है। अब जैसे अभी हम कह रहे थे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे कि हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसका मतलब है कि फिर अगर हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे तो फिर धर्मनिरपेक्षता तो खत्म होती जाएगी। एक बात बताइए, आज दिनांक में जैसे कोई भी योजना आ रही है, कोई भी कुछ आ रहा है, हमने कभी ये बोला कि भैया मोमडियन को मत दो? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप जी। हमने अगर जैसे सपोर्टेड मध्य प्रदेश में ही लाडली लक्ष्मी योजना है, आप उसमें देखेंगे कि 30% से ज़्यादा सिर्फ मोमेडियन है जिसको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही है। जितनी सरकारी योजना है उसमें सारे मोमेडियन भाई, हमने किसी को मना तो नहीं किया। तो कहा अगर मेरे को ऐसा करना होता तो भैया हमारा मुख्यमंत्री हिंदू और कट्टर हिंदू है, हमारे प्रधानमंत्री कट्टर मतलब हिंदू, हमारे देश के गृह मंत्री जी कट्टर हिंदू, अगर वो चाह दे तो 2 मिनट में खत्म। लेकिन कभी हमारे किसी भी मतलब जो राजनीतिक के जो बड़े व्यक्ति हैं, कभी आपने सुना क्या कि भैया धर्म, भैया वो तो सबको लेके चलते हैं, चाहे आप एससी हो, चाहे आप क्या मोमेडियन हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे भीम हो, सबको लेके चलते हैं। अगर आप कहीं बता दो कि कोई योजना में कि सिर्फ हिंदू को ही योजना मिलेगा और भीम वाले को नहीं मिलेगा, मोमेडियन को नहीं मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो आज अगर अपन चाह दे तो कल के डेट में बंद हो जाएंगे।
अच्छा देखिए, हम सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अगर इसमें एक व्यक्ति का नाम ना लें तो शायद हमारे लिए भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? भैया वो सब उनकी तो बात ही नहीं कर सकते। क्यों? आज अगर मैं बता रहा हूँ उनको, अगर मैं 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना देना, आप देख लेना। हाँ। देखिए योगी जी नो डाउट मोमेडियन के खिलाफ है, मुस्लिमों के खिलाफ है, लेकिन वो क्या है कि ऐसा नहीं, वो क्या है कि आतंकवाद के भी खिलाफ है। आप पे चले जाइए, एक ब्राह्मण जो यहाँ के थे, जो विकास दुबे, उन्हें सरकार के खिलाफ जब वो गए जी, उनको लेकर के गए, उनके साथ घटना घटी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोमेडियन को ही वो कर रहे हैं, वो सबको लेकर। भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बातें वो करते हैं। तो मैं दो नेता को मैं अपने आज भी मानता हूँ आदर्श, जो सीएम में, एक अब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और एक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा जी। अच्छा, जो हमेशा हिंदू की बातें करते हैं। अच्छा, करणी सेना अगर अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखे तो किसे देखना चाहिए? देखिए ऐसा तो सोच ही नहीं रखा है किसी ने, लेकिन फिर भी अगर आपके हिसाब, अगर आपकी बात करें व्यक्तिगत तौर पे, मैं अब इतना वाला व्यक्ति तो नहीं हूँ कि मैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलूँगा, लेकिन अभी के जो हिसाब से मैं देखूँ तो मोदी जी बेस्ट है और अच्छा चल रहा है देश। और मोदी जी के बाद अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मोदी जी की, मैं वही जाना था, मोदी जी के बाद कौन? तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को। क्या इसका फैक्टर वही है, हिंदू राष्ट्र? शायद हो सकता है उससे अच्छा चले जी। और मैं तो भैया हिंदू की बातें करूँगा। युवाओं को आप क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए? युवाओं कैसे, आप उनसे कुछ अपील करना चाहें या फिर कुछ कहना चाहें? नहीं, युवाओं के लिए बस यही है कि अपना समाज के लिए काम करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ भैया। क्या जितना बहिष्कार हो सके चीजों को करो। चलिए जाते ऐसे एक आपसे व्यक्तिगत स्तर पे एक सवाल पूछता हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस रूप में याद करें? एक नेता के रूप में या फिर एक सेवक के रूप में? एक सेवक के रूप में। नेता भी एक सेवक ही है, तो मैं मानता हूँ कि मैं नेता के रूप में ना होकर के एक सेवक के रूप में, और मैं शायद सेवक रहूँगा तो मैं सबकी वो कर पाऊंगा। नेता बनूंगा तो किसी एक पार्टी विशेष के लिए काम कर पाऊंगा। और सेवक को हमेशा लोग याद करते हैं, मरने उपरांत भी याद करते हैं। नेता को भैया घर से बाहर निकलने के बाद ही गाली बकते हैं लोग। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ आपसे जानने को हमें मिला करणी सेना के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे दर्शक इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम दोनों की इस चर्चा को सुनेंगे, उन्हें भी आपके बारे में और करणी सेना के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, आप चूँकि इस पर मैं बात ना करूँ तो शायद मेरे लिए भी अंधी होगा, और हम गौ माता की बात कर रहे थे, आपने ये सवाल कहा कि आप मांग भी रखने जा रहे हैं कि गौ माता को जो है राष्ट्र माता की उपाधि दी जाए, लेकिन मैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, दोहराया नहीं है सर। आज बहुत सारे लोग हैं जो गौ माता की बात कर रहे हैं, राष्ट्र माता बनाने की बात की जा रही है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि इतने सारे लोग सामने आए उस चीज़ को करने के लिए, बट अभी भी उसी तरीके से तस्करी जो है, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, आप भी उस बात से भली भांति परिचित होंगे, और मुझे भी बहुत पीड़ा होती है जब ऐसे कोई घटना या देखने को हमें मिलता है, ऐसे सुनने को मिलता है, तो मन अंदर से कुताही हो जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और क्यों वो अभी भी चल रहा है, उसे रोकने का उपाय क्या है? देखिए सबसे पहले मैं 2 चीज़ बताऊँ। हम लोगों का जो सबसे पहला जो मांग है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना। अभी जैसे गौ माता को कोई अगर इधर से उधर ले करके जाते हैं, बेचते हैं, ये करते हैं, तो उस पर कोई बहुत बड़ा कानून नहीं है। तो क्या है कि जो अपराधी तत्व के जो लोग हैं वो करते हैं और कुछ ही दिन में छूट जाते हैं। कभी कभी तो स्थिति ऐसी होती है कि थाने से मुचलका मिल जाता है। इसलिए हम लोग गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, जैसे आज हम अपने जो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है बिल्कुल। अगर मोर को अगर क्या गलती से किसी ने अगर छू भी दिया तो उस पर सीधा देशद्रोह का केस होता है, कम से कम वो 5 साल के लिए सीधा अंदर। तो इसलिए जैसे ही भैया गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा तो स्वाभाविक से बात है कि इस पर एक बड़ा सा कानून बनेगा। तो फिर जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं, जैसे अब उन पे भी एक डर समाएगा कि अरे भैया ले करके गए और पकड़ा गए तो सीधा 5 साल की कहानी खत्म। तो आप ये समझ जाओ कि फिर डर के मारे 99% चीज़ों अब आप प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोगों के पास भी अगर कहीं से खबर आती है कि गौ माता को भैया काट करके इधर से उधर ले जाया जा रहा है,
अभी शायद आपने एक घटना देखी होगी, नागौर राजस्थान में एक जगह है नागौर, वहाँ पे नागौर में एक पशु मेला लगता है जी। पशु मेला लगता है। तो वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे बछड़ियों को जो है, मतलब जो 1 साल 1.5 साल की बछड़ियाँ थे, तो उसको लेकर के वहाँ से कुछ गाड़ी आ रही थी। तो भैया हमारे क्या वहाँ के सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, तो उनने क्या किया कि भैया जब हमारे गौ रक्षकों की टीम ने जो है, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं गौ रक्षा कमांडो फोर्स एक संगठन है जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं गौ रक्षा कमांडो फोर्स जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके SS टाइगर जी, आप उनके बारे में देखेंगे, उन पे 10-12 मूवियाँ भी बनी हैं। तो मैं उनके टीम का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि आंसू जी जो वहाँ से गाड़ी निकली है जो आपकी MP होते हुए जाएगी। हमने तत्काल प्रभाव से मैंने यहाँ के शासन से बात करी, गाड़ी पकड़वाए। तो जब हमारे कुछ गौरक्षा कमांडो फोर्स के जो कुछ लोग गए, तो भैया उन लोगों ने मिर्ची फेंक करके डंडे से मतलब कट्टे चला रहे थे। उसके बाद भी हमारे लोगों ने उनके जम के मुकाबला किया और 12 गाड़ियों को पकड़ के सरकार के वो करवाया। तो क्या है कि जब हम लोगों को जानकारी मिल रही है तो हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब साहब जानकारी नहीं मिलेगी और सरकार से कोई हेल्प नहीं मिलेगी तो कितना दिन करेंगे। लेकिन फिर भी क्या ऐसा कारण, देखिए सभी लोग बात कर रहे हैं, लोग जागरूक, ऐसा नहीं कि आज हमारे देश के लोग जागरूक नहीं हैं, फिर भी आए दिन हम सड़कों पे देखते हैं कि तमाम ऐसे गौ माता जो हैं वो सड़कों पे ऐसे भटकते हुए नजर आती हैं। क्योंकि सरकार देखिए कहीं ना कहीं सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, गौशालाओं का निर्माण हो रहा है, आप जैसे कई समाज सेवी हैं जो गौरक्षा के लिए कुछ काम भी कर रहे हैं, बट फिर भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आए दिन, अगर अपने भोपाल की ही बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, आप यहाँ से बाहर निकलिए, आपको सड़कों पे गौ माता ऐसे ही देखने को विचरण करते हुए मिलेंगे। देखिए इसमें कुछ मैं बोलूँगा कि कुछ आम इंसान की भी गलती है। वो लोग क्या करते हैं ना, गौ माता को जो है ना सिर्फ एक दुधारू उसके लिए जो है ना ले गए, दूध निकाल लिए, छोड़ दिए। और भैया आप गलती से अगर देखो, अगर हल्का सा टच हो जाए तो भैया मालिक बनने आ जाएंगे 10। तो इसमें सरकार ने भी अब एक बात बताइए, सरकार तो इतना सजग है, और खास करके अपने मोहन यादव जी जो है ना, ये तो गौ माता के प्रति इतना गौ भक्त है कि CM हाउस में भी उन्होंने गौशाला बना रखी है। और अभी शायद पूरे मध्य प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पूरे प्रदेश के जो गौ रक्षक हैं सबको उनने बजाते CM हाउस में बुला करके मीटिंग रखी, सबके साथ उनने खाना खाए, सबको उनने सम्मान दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन अब कुछ आम लोग ही अगर हम इस चीज़ों को जागरूक नहीं होंगे, तो मेरा तो सबसे निवेदन ये है कि हम आपस में अगर अपने एक मोहल्ले को अगर देख लिए ना 5 लोग अगर है तो मैं मानता हूँ कि भैया सारी स्थिति खत्म हो जाएंगे। अभी जैसे हमारी क्या संगठन करनी सेना के और हमारे अध्यक्ष जी के कुछ मार्फत से अभी हमने क्या 50,000 मैंने बैंड बंटवाए थे, जो रेडियम का बैंड आता है, तो उसको मैंने बंटवाया था गाय माता को। लेकिन भैया स्थिति हुई कि भैया महीना 2 महीने रहे, उसके बाद सब जगह से निकाल के ले गए। तो अब क्या करोगे, देश ही तो मतलब अपने ही लोग गलत है तो अपन क्या कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल, लोगों को जागरूक होना होगा, और जब तक लोग नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमें काफ़ी कोई जानकारी मिली भी। दर्शकों अगर अभी भी आपके मन में, मैं आपसे एक बार अपील खुद से भी करूंगा कि चाहे गौ रक्षा की बात की जा रही है, हमें लोगों को काम करना होगा, खुद ही फ्रंट फुट पे आके गौ सेवा करनी होगी, क्योंकि जब तक हम आप नहीं करेंगे तब तक शायद लगता है कि ये समस्या हल नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आंसू जी कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आए, और आपने से आज हम काफ़ी मुद्दों पर बात भी की। अगर फिर भी आप लोगों के मन में ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि ये पूछा जाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ज़रूर उस अगले बार जब हम इनसे मिलेंगे उन सभी सवालों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडस टुडे, क्योंकि यहाँ बात होती है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।